गरीब ससुराल में सिलाई मशीन। सुमन, मसाला पीसा कि नहीं? बस पिस गया माँ, ये लो। एक मसाला पीसने में तूने इतनी देर लगा दी, देखा जल गई ना सब्जी। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अगर तेरा यही हाल रहा तो कैसे संभालेगी ससुराल की जिम्मेदारियां? माँ, जब देखो आप मुझे इस घर से भगाने की बातें क्यों बोलती रहती हो? अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी तुझे। अब मुंह मत सुझा। मगर तुझे तो पता है सुमन, तेरे पिताजी हमारे लिए ही ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ी धूप में खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। जानती हूँ माँ। अच्छा माँ सुनो ना, आपको पता है जुग्गी के पास ना एक सरकारी सिलाई सेंटर खुला है जहाँ गरीबों को फ्री में सिलाई सिखाया जा रहा है। माँ, क्या मैं भी वहाँ सिलाई सीख लूँ? ठीक है, सीख ले। अगले ही दिन से सुमन सरकारी सिलाई सेंटर में सिलाई सीखना शुरू कर देती है और अपनी मेहनत और लगन से महीने भर के भीतर ही बड़ी ही कच्चा करना और सफाई से कपड़े सिलना सीख लेती है। मैंने सिलाई तो सीख ली, अब बस जरूरत है तो एक सिलाई मशीन की। फिर सुमन अपनी माँ चंदा से सिलाई मशीन खरीदने को कहती है। माँ, मेरी सिलाई पूरी हो गई है, मेरे लिए एक सिलाई मशीन खरीद दो। मैं खुद का एक बुटीक खोलना चाहती हूँ माँ। सुमन, इस गरीबी में हम तुझे इतनी महंगी सिलाई मशीन कहाँ से दिलाएंगे? यहाँ मैं और तेरे बाबूजी तेरी शादी के लिए पाई पाई जोड़ने में लगे हुए हैं। देख बेटी, तू बस इज्जत के साथ इस मायके के घर आंगन से अपने ससुराल चली जा। वहां जाकर तुझे जो करना है कर लियो। अपने गरीब माँ बाप की बेटी की भूमिका निभाते हुए बेचारी सुमन का सपना मन में ही दब कर रह जाता है और उसकी शादी अखिलेश से हो जाती है। हर लड़की की तरह ही सुमन भी हजारों सपने आंखों में लिए एक बेटी से गायत्री के घर की बहू बन जाती है। मगर सुमन को ये कहाँ पता था कि ससुराल में भी उसे गरीबी ही झेलनी पड़ेगी। आओ सुमन बहू, इसे अपना ही घर समझो। आरती बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। आरती सुमन की आरती उतारकर चावल का कलश उसके सामने रखकर कहती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। शीतल बुआ, ये आंटी कौन है? माँ, इनकी आरती क्यों उतार रही है? गुड्डी, ये सुमन चाची हैं, तुम्हारे अखिलेश चाचा की पत्नी। अब से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। फिर तो अब हम सभी को और कम खाना पड़ेगा, और ऐसे तो गुड्डी का पेट ही नहीं भरेगा। हम तो पहले ही इतने गरीब हैं, ये हमारे घर में क्यों आई है? इन्हें यहाँ से जाने को कहो। 6 साल की मासूम गुड्डी दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी सुमन के सामने वो कह जाती है जो उनके रसोई की हकीकत थी। तभी गुड्डी का पिता अजीत हिचकते हुए कहता है, गुड्डी, पिताजी के पास आ जाओ, चलो सोने चलते हैं। इसलिए कि सुमन ने अपने मायके में गरीबी देखी थी, वो बिना किसी खलिश के अपने ससुराल में ढल जाती है। मगर गरीबी के चलते सुमन के ससुराल में सभी के लिए गिन गिन कर रोटियां बनती है। तभी बुढ़ापे के शरीर में भरपेट खाना न मिलने की वजह से शंकर का शरीर गलने लगता है और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। इसी बीच अजीत का काम भी छूट जाता है। क्या बात है अजीत बेटा, पिछले 2 दिनों से तू काम पर नहीं गया? माँ, जहाँ मैं काम करता था मालिक ने अपनी फैक्ट्री बेच दी। कई जगह काम भी ढूंढा, मगर अभी हर कारखाने फैक्ट्री भरे हुए हैं। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अखिलेश बेटा सुन तो। जी माँ। तेरे पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आते वक्त लेते आना। घर की चिंताओं को साथ लेकर अखिलेश रिक्शा लेकर निकल जाता है और दिन भर सड़कों के धक्के खाकर रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी धूप में रिक्शा चलाता है। इसी बीच शाम ढल जाती है। दिन भर में सिर्फ 2 रुपए की ही कमाई हुई है। क्या करूं? इससे राशन खरीदूं या पिताजी की दवाइयाँ? दवाइयाँ खरीदने में ही अखिलेश के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके पास राशन खरीदने के लिए भी 1 रुपया नहीं होता, जिसके चलते उस रात उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों को भूखा ही सोना पड़ता है। वहीं गुड्डी आधी रात को भूख से बिलखती हुई बर्तनों में ये उम्मीद लगाए देखती है कि कहीं से उसे खाने के लिए रूखी सूखी आधी रोटी मिल जाए। यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूख के मारे गुड्डी के पेट में दर्द हो रहा है। मासूम गुड्डी को भूख से बिलखता हुआ देखकर सुमन भरी आंखों से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, गुड्डी, भूख लगी है? हाँ चाची, बहुत भूख लगी है। अब बस बहुत हो गया, इस मासूम का भूखा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे सिलाई आती है, अब मैं घर में सिलाई शुरू करूंगी। मुझे बस एक सिलाई मशीन चाहिए। अगले दिन सुमन इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। बहू, तेरा विचार ठीक है, मगर जिसके पास खाने को भी पैसे नहीं हो वो महंगी सिलाई मशीन कहाँ से खरीदेंगे? मगर माँ जी,
एक बार घर में सिलाई मशीन आ जाएगी तो मैं अखिलेश जी की मदद कर पाऊंगी। कल रात को गुड्डी को एक रोटी के लिए ललकता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप लोग बताइए, क्या आप सबसे इस बच्ची का भूखा चेहरा देखा जा रहा है? मगर सुमन, हमारे पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं है। एक रास्ता है सुमन भाभी, बाजार में एक ट्रेलर की दुकान है जहां ब्लाउज और सूट की तुरपाई करनी होती है। तुरपाई का काम तो बिना सिलाई मशीन के सिर्फ सुई धागों से ही हो जाएगा। पूनम, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? हाँ भाभी। सुमन की ननद उसे टेलर की दुकान पर ले जाती है जो कि बहुत हाई फाई होती है। तभी सुमन हिचकते हुए कहती है, जी नमस्ते, मेरा नाम सुमन है, मुझे सिलाई आती है, क्या मुझे तुरपाई का काम मिल सकता है? हाँ, मगर मैं तुम्हें घर के लिए तुरपाई का काम तभी दूंगी जब तुम मुझे एक ब्लाउज यहाँ तुरपाई करके दिखाओगी। सुमन टेलर की दुकान की मालकिन टीना का दिया हुआ ब्लाउज बहुत ही सफाई से तिरपाई करके उसे देती है। टीना को सुमन के हाथों का काम बहुत पसंद आता है। अब हर दिन सुमन घर में सुबह से रात तक तुरपाई का काम करती है, जिससे उसकी ननद और जेठानी भी देखा देखी सीख जाती है। और फिर एक दिन सैकड़ों ब्लाउज सूट तुरपाई करके सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे जोड़ने लगती है। वहीं अखिलेश तड़के सुबह ही रिक्शा लेकर निकल जाता है और ठीक ठाक पैसे कमाकर रात को लौटता है। जेठानी जी, ननन जी, माँ जी, हम सभी अपने सपने के करीब हैं। बस सिलाई मशीन खरीदने के लिए थोड़े पैसे ही कम पड़ रहा है। भगवान की दया से अखिलेश जी का रिक्शा का काम ठीक ठाक चल रहा है। उनके कमाए पैसे से घर खर्च चल रहा है। आखिरकार सुमन पैसे जोड़ लेती है और अखिलेश के साथ जाकर दुकान से पैर वाली महंगी सिलाई मशीन खरीदकर घर ले आती है। सिलाई मशीन देखकर उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से भर जाते हैं और सुमन की सास गायत्री उस सिलाई मशीन की आरती तिलक करती है। दादी माँ, आप इस सिलाई मशीन की पूजा क्यों कर रही हो? इसीलिए गुड्डी बिटिया, क्योंकि इस सिलाई मशीन से हमारे घर की रोजी रोटी चलने वाली है। सच सुमन बहू, ये तेरी मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो हम गरीबों के घर में पहली बार कोई नई चीज खरीद कर आई है, वरना तो एक गरीब की जिंदगी तो रोटी कमाने में ही गुजर जाती है। अगले दिन सुमन टेलर टीना के पास तुरपाई के लिए ब्लाउज देने आती है। अरे सुमन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ टीना जी। सुना है तुमने और तुम्हारे ससुराल वालों ने नई सिलाई मशीन खरीदी है। ये बढ़िया किया, क्योंकि मेरे कस्टमर को तुम्हारे हाथों की तुरपाई का काम बहुत पसंद आ रहा है और तुम सिलाई भी काफी सफाई से करती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। वैसे भी कल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। एडवांस में ही इतने लहंगे सिलने का ऑर्डर आ चुका है जो तुम्हें पूरा करना है। शुक्रिया टीना जी, मुझे काम की जरूरत थी तो आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपके भरोसे को बनाए रखूंगी। सुमन अपनी मेहनत और लगन से टीना के भरोसे को जीत लेती है और अपनी नई सिलाई मशीन पर शादी के लहंगे सूट सिलकर तैयार करती है, जिसमें उसके ससुराल वाले भी उस गरीब दर्जी बहू की खूब मदद करते हैं। वहीं सुमन की बढ़िया सिलाई की वजह से उस गरीब बहू का नाम और सिलाई का काम दोनों ही बढ़ता चला जाता है। अब धीरे धीरे उनके घर के गरीबी भरे हालात ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये सुमन की गई मेहनत थी, जिससे ना सिर्फ उसने आज गरीब ससुराल में नई सिलाई मशीन ला दी, बल्कि सुमन के पास सिलाई की पहचान और रोजगार भी है। बहन जी, अब मैं क्या बताऊं अपनी बेटी के बारे में। बहुत गुणवान है, बहुत संस्कारी है। इतने संस्कार आपको कहीं भी किसी भी लड़की के अंदर नहीं मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ आप सब बातें छोड़ो और रिश्ता पक्का कर दो। अरे हाँ, क्यों नहीं। जिसका भाई इतना सुंदर है, भाभी इतनी सुंदर है, तुम्हारी बेटी तो और भी ज्यादा सुंदर होगी। कहाँ है वैसे तुम्हारी बेटी? उसे जल्दी से बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। जैसे ही कलावती अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सुनैना उसकी आवाज लगते ही आ जाती है। सुनैना को देखते ही सुजाता कहती है, अरे लीलावती बहन, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे देखो जरा, ये लड़की क्या मेरे घर में बहू बनने के लायक भी है? इसका रंग देखो कितना काला है। यही आपकी बेटी है या फिर कोई सड़क पर से उठाकर अपनी बेटी बना दी है? अपनी बेटी की बदनामी पर भी लीलावती कुछ नहीं कहती और उसके खिलाफ ही रहती है। सही कहती हो बहन, कई बार तो मुझे भी ये शक होता है कि कहीं ये लड़की हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गई, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी इतना काला नहीं है जितनी काली ये लड़की है। लेकिन संस्कार और समझदारी बहुत अच्छी है, आपके घर को अच्छे से संभाल लेगी।
पहली बात तो एक माँ होकर अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रही हो। दूसरी बात ये कि तुम्हारी बेटी इतनी काली है कि मेरे बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनते ही लीलावती को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे? अभी कुछ देर पहले तो आप रिश्ता पक्का करने वाली थी और अचानक से रिश्ते के लिए मना कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप रिश्ता नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? मेरा बेटा है। देखो, मेरा बेटा कितना गोरा चिट्टा सुंदर है और अपनी बेटी को देखो, कितनी काली कलूटी, बिल्कुल कोयले जैसी है। ये रिश्ता तो भगवान आकर भी नहीं करवाएंगे। सुजाता की ये कहते ही लीलावती और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद उसकी बहू चंदा अपनी सास लीलावती को संभालते हुए सुजाता को वहां से भेज देती है। शांत हो जाइए माँ जी, इतना चिल्लाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चंदा की ये बात सुनते ही लीलावती तुरंत ही सुनैना के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। कितनी बार बोला है तुझे कि जब भी तुझे कोई देखने वाला आए तो तुरंत ही अच्छा सा मेकअप करके अच्छे से कपड़े पहनकर सही से तैयार हो जाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक भी बात समझ नहीं आती। आज तेरी ही वजह से और तेरे ये काले रंग की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ननन जी का इसमें क्या कसूर है? वो रंग में काली है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और गोरा रंग काला रंग कुछ नहीं होता। इंसान का मन साफ होना चाहिए। और हमारी ननन बहुत अच्छी है दिल की, उन्हें प्लीज इस तरह मत मारिए। एक तरफ ये काली नन तो दूसरी तरफ ये हाई क्लास भाभी। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इन दोनों का मैच कहाँ होता है। हमेशा जब देखो अपनी ननन की तरफदारी करती ही रहती है। ऐसा कहने के बाद कलावती वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुनैना रोती रहती है। चंदा उसे चुप करने की कोशिश करती है। पायल, रो क्यों रही हो? रोने से कुछ नहीं होता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। भाभी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दो। मैं सब जानती हूँ कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। सब लोग मेरे काले रंग से भागते हैं, किसी को भी मेरा काला रंग पसंद नहीं है। इतनी काली क्यों हूँ भाभी? मैं इतनी काली क्यों हूँ? किसने कहा तुम काली हो? चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी असली खूबसूरती। चंदा अपनी ननद सुनैना को अपने कमरे में लेकर आती है, जहाँ पर वो अपने मेकअप का पिटारा निकालती है और उस मेकअप से अपनी ननद का बहुत अच्छा सा मेकअप करती है। मेकअप करते ही सुनैना बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है और वो अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, अरे वो भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। मैं तो इस मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेकअप करने के बाद हम लोग इतने खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ सुनैना, अमेरिका में तो मेकअप करना बहुत ही मामूली बात है और वहीं के एक ब्यूटी पार्लर हब में मैंने ये मेकअप करना सीखा था। उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे भैया के साथ तुम्हारी शादी के लिए आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी होना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अपनी शादी में इतनी खूबसूरत लगोगी कि सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पर लीलावती आती है और अपनी बहू से कहती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे आज तो मेकअप कर लिया, थोड़ी देर बाद जब मुंह धोकर आएगी तो फिर से वही कल्लो मैया लगेगी। माँ जी, आप हमेशा ही अपनी बेटी को कोसती रहती हो। अरे आपको तो इस बात का फक्र होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार और संस्कारी है। ऊपर से आप उसे अप्रिशिएट करने की वजह उसी को हमेशा सुनाती रहती हो, उसके रंग के लिए। अरे बहू, तू नहीं समझ सकती है काली बेटी के माता पिता होने का दर्द। अरे जब देखो कोई भी आकर हमारी बेटी को रिजेक्ट करके चला जाता है। सोचो हमें कितना दुख होता होगा, अपनी बेटी के लिए कितना दुख सहन करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा। ओह माय गॉड, ऐसा कैसा दुख है आपका जो अपनी बेटी को ही बुरा भला कह देता है? अरे बाबूजी देखना, अब जो लड़का आएगा वो हमारी सुनैना को किसी भी कीमत पर मना कर ही नहीं पाएगा। मैं अपनी सुनैना की काया ही पलट दूंगी। चंदा अपनी ननद सुनैना से बहुत प्यार करती थी। वहीं सुनैना की हाई फाई क्लास की भाभी उसे एक बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर में ले जाती है, जहां पर ब्यूटिशियन सुनैना का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे निखारते हैं। अचानक से अपने चेहरे पर इतनी खूबसूरती देखकर सुनैना भी हैरान रह जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सुनैना अपने पति के साथ मिलकर एक अच्छा सा लड़का देखती है
माना कि रंग थोड़ा सा काला है, लेकिन लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवा दी जाए और जितना जल्दी हो सके हमारी बहू हमारे घर आ जाए। ये सुनते ही कलावती बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से अपनी समधन को मिठाई खिलाती है। जैसे ही सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं, कलावती और कैलाश को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारी बेटी हो, उसके बाद भी हमने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। हमें अपनी गलती का पछतावा है। माता पिता का दर्द तो तुम समझ ही सकती हो, इसलिए हम दोनों को माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। माँ, पिताजी, अब आप ये सब छोड़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब आप जल्दी से मेरी शादी की तारीख निकलवाइए। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कलावती पंडित के पास जाकर शादी की तारीख भी निकलवा लेती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सुनैना की शादी अनुराग से होने वाली होती है। तभी चंदा एक बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को अपनी ननद के पास लेकर आती है। सुनो सुनैना, ये बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये जैसा मेकअप करते हैं इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई करता होगा। आज ये तुम्हारा मेकअप करने आए हैं यहाँ पर, और देखना आज तुम्हारे जितना खूबसूरत इस पूरी शादी में कोई नहीं लगने वाला। चंदा मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपनी ननद को छोड़कर चली जाती है। सभी मेहमान शादी के माहौल में बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद सुनैना पूरी तरह से तैयार होकर आती है। उसके आते ही सबकी नजर उसके ऊपर ही टिक जाती है, क्योंकि वो मेकअप के चलते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। उस दिन सुनैना भी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी शादी करके अपने पति अनुराग के साथ उसके घर विदा हो जाती है। उस दिन के बाद से सुनैना अपने चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप लगाकर रहने लगती है।